अगर आप फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग के पॉइंट के लिए बैकवर्ड लगाएंगे तो आपको ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एक्स नॉट जो फाइनल पॉइंट होता है ना बैकवर्ड के मतलब अगर आप जब उसे कंसिडर करते हैं बिल्कुल आखिरी पॉइंट होता है, तो बस वो आपका शिफ्ट होगा विद इन दैट इंटरवल जो जिसमें आपका स्टार्टिंग का पॉइंट है। इसी तरह अगर आप सेंट्रल लगाना चाह रहे हैं किसी एंड वैल्यू पे तो वहां पे भी आपका जस्ट ओरिजिन शिफ्टिंग होती है, अदरवाइज वो एप्लीकेबल होता है। ओरिजिन शिफ्टिंग का मतलब ये है कि आपके स्टेप इंक्रीज हो जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम इंटरपोलेशन में क्वेश्चन भी करवाया हुआ है कि आपको पी जो है उसको विद इन द रेंज ऑफ 0 1 रखना होता है। अगर वो उससे ज्यादा हो जाए तो एक्स नॉट को आप शिफ्ट कर देते हैं। जैसे स्टार्ट की वैल्यू अगर आपके पास 9 का डाटा सेट है तो 4 वाली जो स्टार्टिंग वैल्यूज है ना उनको हम स्टार्ट कंसिडर कर रहे होते हैं। तो आप क्या करेंगे फिर उसको पहली को छोड़ के आप सेकेंड थर्ड फोर्थ एनी अदर वैल्यू ले लें, तो दैट की जो आपकी पी की वैल्यू है दैट इज एक्स पी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, वो किस इंटरवल में आए 0 और 1 के इंटरवल में। तो फिर इस तरह से आप चाहे आप न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड या सेंट्रल कोई भी फॉर्मूला इनमें से या टेबल की किसी भी वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन यही है कि स्टार्टिंग के लिए फॉरवर्ड करें, एंड के लिए आप बैकवर्ड और सेंट्रल वाली वैल्यू के लिए, लेकिन आप ओरिजिन शिफ्ट करके वो कर सकते हैं। मैम एक बात और पूछनी थी कि जो x की वैल्यूज होती हैं उनको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में खुद अरेंज करें, यानी कि अगर क्वेश्चन में अरेंज ना किया तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना। आप अपने डाटा पॉइंट्स को देखें कि वो किस तरह से आ रहा है एज इट इज। मेरा वो जो मैं मीन मीडियन मॉड के बारे में आपसे बात कर रही थी उसमें हम मीडियन के लिए अरेंज करते हैं अपने डाटा को, लेकिन यहाँ पे हमने मतलब कहने का मतलब ये कि सेंट्रल वैल्यू आपके पास आ रही है ना, तो मतलब उसको जहन में उस कॉन्सेप्ट को रखें। बाकी असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज नहीं करना आपने, जो आपको जिस तरह से डाटा पॉइंट्स दिए हुए हैं आप उनको एज इट इज देखें। अच्छा एक और चीज भी है, ये जो आपके पास डाटा पॉइंट्स है आपको इसलिए अरेंज करने की जरूरत नहीं होती कि ऑलरेडी अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आपका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंड पॉइंट में आपको कहती हूँ 10 है, 2 का डिफरेंस है, तो आप इस तरह से जाएंगे 0 2 4 6 8 और 10, तो मैम ये ऑलरेडी अरेंज जो है। आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया है ना मैम, उसके अंदर x की वैल्यूज जो है वो एक तो मैम वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है ना, क्योंकि वो डिवाइडेड वाले से टॉपिक में से आया हुआ है वो वाला असाइनमेंट। लेकिन मैम ठीक है उसके बिल्कुल। अंदर जो डाटा पॉइंट्स हैं वो भी यानी कि अगर शुरू में x की वैल्यू बड़ी है फिर कोई छोटी वैल्यू है और फिर इस तरह। अच्छा उसको दोबारा चेक कर लीजिएगा कि मेरा नहीं ख्याल। आप उसको मैं उसको दोबारा देख लेती हूँ, नहीं इसी तरह रेंज डाटा होता है। मेरे पास सामने बुक भी है जिसकी से मैंने वो असाइनमेंट आपको दी है, अरेंज होगा बेटा, उसको दोबारा एक दफा चेक कर लें। मैम मैं आई थिंक ओपन कर 1.1, हाँ 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 इस तरह का डाटा दिया हुआ है मैंने वो या 3.2 है मैम, पहले 3.2 है फिर 2.7 है फिर 1.0 है, एंड पे 4.8 है। ये आप एक्स की एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, मैं एक्स को कह रही हूँ। मैम मैं एक्स की बात ही कर रहा हूँ मैम। 3.2 है पहले, फिर 2.7 है, फिर 1.0 है, लास्ट में 4.8 है। हाँ मैं दोबारा इस तरह से होना चाहिए, मैं चेक कर लूँगी। मे भी कोई और फाइल आपको पता नहीं, मैं इसे देखती हूँ सर। आपने क्या कहा पहले 1.3 है फिर 1.9 है? नो मैम, पहले 3.2 है फिर 2.7 है। ओके मैं फिर मेरे पास और मैम कॉपी उसके है यहाँ। करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ एक्स है वो भी इनके इंक्रीज होते हैं जब वैल्यू एक्स की बढ़े, तो इसका मतलब है छोटी वैल्यू शुरू में आएगी और फिर से बढ़ी और फिर से बढ़ी। नहीं है ऐसा है तो नहीं, अरेंज करने की फायदा की जरूरत नहीं है, अरेंज डाटा होता है। मैं उसको दोबारा चेक कर लूँगी, आपको खुद से अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। मैम मैं एक बार अभी क्लास देख के बाद लें चेक और कर फिर लूँगी। बता दें, अगर ऐसे ही क्या करना मैंने है तो ऐसे। एक मिनट बच्चे, कहाँ पे है आपका फोर है मैम। नहीं असाइनमेंट ना, मैं असाइनमेंट देख लेती हूँ आपकी दोबारा। अच्छा जी असाइनमेंट पे चले जाते हैं। मैम जी जी मैम असाइनमेंट की डेट आप थोड़ी सी एक्सटेंड कर देंगे? एक क्वेश्चन है उसके लिए देखो पूछते कुछ होता है ना, फिर उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, वो वाली बात आपने कर दी है। तो एक क्वेश्चन के लिए भी डेट एक्सटेंड कर दूँ और है तो मैं नहीं मानती। मैम असल में बाकी काम काफ़ी ज़्यादा हैं तो
के क्वेश्चन की बात नहीं ये है। भी काम है, ये भी काम है, ये भी करना है। इट्स ओके, मैनेज करना सीखें बेटा। प्रेशर किसी तरह देखो, अगर हमें पता होता आपसे 6 क्वेश्चन 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़े जाते आपकी वो आप इतना बोझ नहीं सह सकते, तो हमें ऑफर करने की जरूरत ही नहीं थी। हमें पता है आप कर सकते हैं, इसलिए आप भी अपने माइंड में रखें हम कर सकते हैं। जितना हमें प्रेशर डाला गया हमने उसको हैंडल करना है, मैनेज करना है, तो मैनेज करना सीखें, इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, मैं आपकी ये असाइनमेंट चेक कर लेती हूँ कि इसमें डाटा मैंने किस तरह से दिया। मैम ये असाइनमेंट ग्रुप में है ना? यस, देखो एक और फाइल था असाइनमेंट, मैं इसको चेक करती हूँ एक मिनट। ओपन है। और मैम ये असाइनमेंट्स रिटर्न कब से होना स्टार्ट होंगी? यानी कि हमें अभी तक एक भी रिटर्न नहीं हुई, ना कोई क्विज रिटर्न हुआ है। ओके मैम, आज कर रही हूँ, आज पूरा दिन है मेरे पास। अच्छा ये वाकई में आपका डाटा जो है वो दिया हुआ है 3.2, 2.71 एंड देन 4.8। मैं इसे देखती हूँ कि वाकई में इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। हम देखिए रेंज डाटा देखते हैं, मैं इसको चेक करती हूँ कि किस तरह से न्यूज़ बनाती हूँ। यहाँ से मैंने ये उठाया क्वेश्चन आई थिंक था ये एक्सरसाइज का इस बुक की, ये मैंने आई थिंक कोई फंक्शन दिया हुआ था, ये भी नहीं दिया हुआ। मैम फंक्शन तो है ही नहीं, यानी कि वो वैल्यूज ही गिवन है एक्स की। हाँ चल मैं इससे फंक्शन क्विज में दिया हुआ था। यस मैम, फंक्शन क्विज में था, उसमें साइन यूज हो रहा था ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो वो आपने देखा कि आपके पास फंक्शन साइन का था, मैट्रिक था, लेकिन आपने उसको यूज करते हुए जो मेरे पास सारा अरेंज डाटा आ रहा है, मैंने कहाँ से डिवाइडेड डिफरेंस का बाकी तो बुक के अंदर जितने भी हैं तकरीबन सारी रेंज के अंदर थे, ये चीज मैंने देखी थी मैम, तो इसी वजह से आपसे ये मैंने पूछा। ओके। अच्छा ये बाय द वे यहाँ पे भी इसी तरह से 3.2, 2.7, 1, 4.8 एंड 5.6 बिकॉज पहले इससे आप करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने इस तरह से क्यों किया हुआ है या इसका क्या रीज़न है, पहले कर लें। लेकिन ये है कि रेंज पे तो आप इसको रेंज नहीं करना मिड वैल्यू के लिए या सेंटर के लिए। अच्छा आप इसको देखिए, इक्वली स्पेस है ही नहीं ना। जब आपके पास इक्वली स्पेस होते हैं ना यूजली, वो तो खैर डाटा अरेंज होता है, ये मैम अनइक्वल आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है? अनइक्वल स्पेस के अंदर आपको मैं कह रही हूँ इसमें आपको अनइक्वल स्पेस के अंदर जो आपके फार्मूले आपको करवाए हुए हैं उसमें स्टार्ट मिडल और एंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये वो चीज जहन में रखते हुए दिया हुआ। ठीक है मैम ये देखो एक बैकवर्ड डिफरेंस वाले से कर लेंगे ना, पर हम नहीं इसका बिल्कुल भी नहीं, आप गलत जा रहे हैं ना। बैकवर्ड तब अप्लाई होगा जब आप इक्वल स्पेस में होंगे। दिस इज नॉट इक्वल स्पेसिंग, दिस इज अनइक्वल स्पेसिंग। अनइक्वल स्पेसिंग के लिए आपने कौन से मेथड यूज किए बताएंगे अभी से? One is Newton divided difference and other one is इसमें बी पार्ट मैम कौन सा बताया आपने अभी? एक तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस किया, एक और मेथड कौन सा किया अनइक्वल स्पेसिंग के लिए? साइंटिस्ट के नाम से लिखा हुआ था ना न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, तो वो बी पार्ट में तो नहीं, वही मैंने यूज कहा है कि बी पार्ट में वो यूज करें और ए पार्ट में वो यूज नहीं करना, ये लिखा है। तो दूसरा कौन सा रह जाता है एक और मेथड जो आपने यूज करना? मैम नाम नहीं आता उसका मैम। तो अब ये देखो कल किस चीज का फायदा हुआ ना आपको, दैट इज लैग्रांज इंटरपोलेशन। तो लैग्रांज इंटरपोलेशन जो है वो आपके टेबल की किसी भी वैल्यू पे अप्लाई हो सकता है, किसी भी वैल्यू को इंटरपोलेट कर सकता है। उसके लिए स्टार्ट सेंटर और मिड का होना जरूरी नहीं है। ये दो तो फायदे मैंने रिपीटेडली मैम इसका नेम दोबारा बताएंगे आप? मैम इसका नेम दोबारा बताएंगी? देखो जो लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड है विच इज यूज्ड फॉर अनइक्वल स्पेसिंग, उसको हम यूज कर रहे हैं। उसका फायदा यही होता है कि एक तो फाइनाइट डिफरेंस टेबल आप उसमें नहीं कंस्ट्रक्ट करते, आप उसको देखिएगा। सेकंड आपको ये होता है कि आपको ये जहन में रखना ही नहीं होता कि मैंने स्टार्ट पे अप्लाई करना है, मिड पे करना है, एंड पे करना है, तो मैं उसके हिसाब से फार्मूला यूज करूँ। ठीक है, वो एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप टेबल के अंदर से ले लें उसको इंटरपोलेट कर देगा। दैट्स वाई बहुत ज्यादा। और तीसरी बात भी उसका फायदा क्या है, वो इक्वल और अनइक्वल स्पेस दोनों के लिए यूज हो जाता है।
तो चाहे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है या लैग्रांज याद इंटीग्रेशन मैम आपने करवाया था ये वाला मैम, बस ठीक है फिर तो कर लेंगे मैम, बस यही मसला था मुझे रेंज वाला, तो वो हो गया क्लियर। नहीं वो और हो मैम ये जाएगा। और क्विज के बोलिए। अंदर भी मैम फिलहाल सॉर्ट हो जाएगा डिग्री और रेडियन वाला। यस वो हो जाएगा, उसका मसला नहीं है अगर विद इन टाइम है। एंड सेकेंडली अब आप देखें जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो इस तरह की चीजें आती हैं। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है लेकिन इसको कंसीव आपने किस तरह से किया है वो बहुत मैटर करता है। और न्यूमेरिकल का पेपर इसी तरह से बनता है जिस तरह से आपके मैम पास काइंडली थोड़े असाइनमेंट। से प्लीज, और अगर आप असाइनमेंट रिटर्न कर देंगे ना तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम ठीक है कहाँ लैग बिल्कुल हैं। ये करेंगे। अभी मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा ना, लाइक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड देन वी हैव ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का विद इन 3-4 लेक्चर इंटीग्रेशन, और वो दोनों टॉपिक्स छोटे छोटे हैं खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सारा टाइम ईद तक आपका रिवीजन का है, तो उसमें होगा ही ये असाइनमेंट रिपीटेडली आएंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं वो इन फॉर्म ऑफ असाइनमेंट देते भी जाए, तो आपकी मेरे ख्याल में अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रिपेयर भी हो जाएगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा ओके अब मैम, मैं शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। अच्छा इसको मैं क्या करूंगी कि मैंने आज आपको करवाना था, असल जो टॉपिक वो था गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंट इंटरपोलेशन जो फार्मूला हमने किया था उसको यूज करके किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने कल क्विज किया है। और कल एक क्विज आपने क्लास में जो अटेम्प्ट किया था और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मुझे आपने सबमिट करवाया होगा सेम उन्हीं लाइन से है कि आप पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके पी को अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी, और फिर उसको 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है, अगेन डिफरेंशिएट करके 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है, एंड देन उसका क्वेश्चन होगा जो कि मैं आपको करवा दूंगी। तो अभी क्योंकि आपकी क्लास का टाइम जो है मेरे पास था 8 to 8:50 आई गेस, तो वो तो खत्म हो गया। इसलिए अगर आप लोग रहना चाहते हैं, अगर आपकी अगली क्लास नहीं है तो फिर तो आप बेशक ज्वाइन कर लें। अगर आपकी अगली क्लास है तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर लें। मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेक्चर भी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपका फोल्डर भी अपडेट हो चुके हैं आपके सारे, आप देख लीजिएगा। सिर्फ उनकी वर्कशीट मैंने डाली है, वर्कशीट पिछली भी डली हुई है बेटा, उनको भी देखें, खोलें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं इन इंटरपोलेशन की वर्कशीट रहती है ये भी डाल दूंगी, और ये जो आज का लेक्चर है ये भी यहीं पे चला जाएगा। तो फिर आपके पास क्या होगा कि इस वीकेंड के जो हमारे डिफरेंशिएशन के चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम फिर इंटीग्रेशन करेंगे। एंड जो लोग अभी अगर आप समझते हैं ना कि पेपर एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दें, तो अगर आपके पास वीकेंड पे टाइम है तो फाइनाइट डिफरेंस वाला जो चैप्टर है मैम उसको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन में अगेन वो यूज होगा। मैम ठीक है जी जी। मैम ये कुछ क्वेश्चंस में मैम रेडियन और ये डिग्री वाला जो इशू होता है मैम, ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को रेडियन में करना है और किसको डिग्री में करना है? ओके, थ्रू आउट इन न्यूमेरिकल एनालिसिस कोर्स आपको अपना कैलकुलेटर फिक्स करना होता है दो तरह से। एक आपको अप टू इतने डेसिमल प्लेसेस तक, लाइक अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक जिसको फिक्स करना होता है, और अगर आपको गिवन हो तो भी आप उसे फिक्स कर लें। मतलब मैं एक क्वेश्चन में कह रही हूँ अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कितना एक मतलब हार्डली 10 सेकंड लगेंगे, आप लोग उसे फिक्स कर लें। ठीक है, वो उसका क्या फायदा होगा कि आपको बार बार राउंड आफ्टर फिक्स से नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी आप एज फिक्स लिखेंगे। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि पूरे न्यूमेरिकल के कोर्स में जो आपका कैलकुलेटर है वो फिक्स होगा इन रेडियन मॉड। ठीक है ना, वो डिग्री नहीं करना आपको। तो आपने अगर मैं डिग्री के ही करवाऊंगी तो फिर मैं मेंशन करूंगी ना क्वेश्चन के अंदर कि आप अपने कैलकुलेटर को सेट कर लें डिग्री में, वैसे होता नहीं है। थ्रू आउट हम इसे रेडियन में रखते हैं, तो आप इसे रेडियन में अपने पास रख लें। और मैम सॉरी मैं थोड़ा सा लेट आया था, तो क्विज की अगर कोई बात हुई है कि जिन्होंने डिग्री के अंदर कर लिया तो उनके साथ क्या होगा? अगर जिन्होंने डिग्री के अंदर किया है और विद इन टाइम किया है वो कंसिडर होगा, लेकिन अगर डिग्री में भी कर दिया और लेट सबमिशन तो मैंने पहले ही लिखा हुआ था नहीं एक्सेप्टेबल, मैं नहीं करूंगी। और इसलिए नहीं करूंगी टाइम जो था मैम वो 2:30 था या 2:25 था? क्योंकि लेक्चर में आपने 2:30 कहा था लेकिन वहां पे 2:05 लिखा हुआ था। वहाँ पे लिखा हुआ है वो ठीक है। ठीक है, और क्योंकि 2:30 जहन में था जब मैंने क्वेश्चन बनाया है तो मुझे लगा ये तो 25 मिनट काफी है, 20 मिनट 15-20 मिनट में हो जाएगा। अब ये क्यों मैं इसको इससे भी कम, नेक्स्ट वाला इससे भी कम दूंगी, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस होगी उतना पेपर जल्दी अटेम्प्ट होगा। न्यूमेरिकल का पेपर मुश्किल नहीं होता, छूटता सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ना होने की वजह से। तो अब जो अगले क्विज भी आने वाले हैं ना, सेम यही लिखूंगी, लेट सबमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल।
ये जहन में रख लें। और दूसरी बात ये है बेटा, जब कोई पेपर दिया जाता है पहले से रीड करते हैं ना, ये क्या हुआ फॉरेन क्वेश्चन खोला और ये शुरू कर दिया, पहले इसको पढ़ तो नहीं कि लेट सबमिशन ही एक्सेप्टेबल होगी। तो आपने जितना किया हुआ है चाहे आधा किया हुआ है, आप उसको विद इन दैट टाइम अटेम्प्ट मतलब सबमिट करवा देते। अगर पूरी क्लास का वो हाफ, एक मिनट में बात खत्म मैम वो हमने पढ़ा था कि हाफ सबमिशन भी हो जाए तो वो कंसिडर फुल में होता, क्योंकि मुझे पता चल जाता है इन लोगों को टाइम मैनेज करने में इशू हुआ, लेकिन अब तो नहीं होगा। तो आप लोगों ने सीरियस नहीं ली मेरी इंस्ट्रक्शन? मैम लेक्चर में आपने 2:30 बोला था तो हमें लगा कि 5 मिनट्स आपने अपलोडिंग के दिए होंगे, तो इसलिए कुछ बच्चों का लेट हो गया 1-2 मिनट, तो उनके मैंने साथ देखा 1-2 मिनट कहाँ, 37 पे भी सबमिट हो गया। मैम वो तो फिर एक्सेप्शनल केस है ना जिनके मैम 1-2 मिनट हो गया, क्योंकि आपने लेक्चर में 2:30 कहा था, तो हम तो फिर उसको 5 मिनट तो अपलोडिंग टाइम कंसीडर करेंगे ना। ठीक है, लेट्स देखते हैं क्या होता है, पूरा उसका एक इम्पैक्ट देखती हूँ ना कि कहाँ से कहाँ रेंज से आ रही है टाइम। ठीक है, चले अब मैं लेक्चर अपना स्टार्ट करती हूँ। मैंने आपसे स्क्रीन शेयर की है, जिससे सुनना है वो रहे, जिससे नहीं सुनना कोई और क्लास है वो बेशक चला जाए। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर। मैंने ओपन किया, ये रहा। अच्छा देख लें बेटा, आपके पास है ये डेरिवेटिव यूजिंग गॉस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लास्ट टाइम हम लोगों ने, आपको याद होगा, तो जब हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बाद सेंट्रल फार्मूला किया था, और सेंट्रल फार्मूले का अगर आप फाइनाइट डिफरेंस टेबल भी देखें तो एफ के सबस्क्रिप्ट में फ्रैक्शन वैल्यूज आती हैं, लाइक 1/2, 3/2, -1/2, इस तरह की वैल्यूज आती हैं। तो उस चीज को देखते हुए हमने एक ज़िगज़ैग पैटर्न बनाया था फॉर द सेंट्रल वैल्यू, और वो किस तरह से आपके पास बन रहा था मैंने यहाँ नीचे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए भी बनाया। आपको याद होगा कि अगर ये मेरे पास सेंट्रल वैल्यू है और मैं इसको इंटरपोलेट करना चाहती हूँ, मतलब यहाँ कोई भी ऐसी इस पॉइंट में इसके 0.5 के की वैल्यू है, मैं उसको इंटरपोलेट करना चाहती हूँ, तो फिर मैं उसको क्या करूँगी, दैट इज माई f0। और क्योंकि f0 के मिड में यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए ना, वो वैल्यू मेरे पास कोई भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, या मेरे पास मैं क्या करूँगी, या मैं ये ऊपर वाली वैल्यू ले लूँगी और या फिर नीचे वाली। और स्टेरलिंग ने क्या कहा था, आप ये दोनों वैल्यूज लेके इसको डिवाइड करें 2 पे, इनका मीन ले लें। यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस के लिए मैं इन दोनों का मीन लूंगी, सेकंड सेंट्रल के लिए मैं ये वैल्यू ले लूंगी, थर्ड के लिए अगेन इन दो का मीन, एंड फोर्थ के लिए हम ये 0.0002 ये वाली वैल्यू ले लेंगे। तो अब अप्लाई ये इस तरह होता है, मैं लाइक इसको नहीं बताने वाली कि किस तरह से होगा, बिकॉज इंटरपोलेशन हमने से काफी टाइम लगा चुकी है। ये मेरे पास इसको यूज करते हुए जो फॉर्मूला है, लाइक हमने कहा था कि एक ज़िगज़ैग पैटर्न बनता है हमारे पास इस तरह से कि आपके पास होता है x0, देन आप ले रहे होते हैं x0 इज योर सेंट्रल वैल्यू, फिर हमारे पास यहाँ पे होता है सिग्मा f 1/2 -1/2 और फिर हमने कहा था यहाँ आपके पास वैल्यू होगी जिसको आपने कंसिडर करना है, दैट इज 1/2। फिर जब आपके पास इवन ऑर्डर होगा, दैट इज माय सेकंड डिफरेंस व्हिच इज इवन ऑर्डर, ये हमेशा आपके पास क्या होगा, इंटीजर्स का आपके पास इस तरह से आएगा, एंड देन आपके पास आ जाएगा ऑड ऑर्डर क्यूब, वो हमेशा किसमें होगा, फ्रैक्शन इन सबस्क्रिप्ट एफ की मैं बात कर रही हूँ, इसका होगा दैट इज -1/2 एंड सिग्मा क्यूब। ये मैंने आपको टेबल पूरा कंस्ट्रक्ट करवा के और ये चीज बताई थी, यहाँ पर टेबल इस तरह से बनता है और हम x0 के अगेंस्ट ये वैल्यूज इस तरह से लेते हैं, एंड दिस इज 4f0, ये आपके पास इस तरह बेटा वैल्यू आएगी। तो जब आप कंसिडर करेंगे x0 f0 और ये ऊपर वाली वैल्यू फिर ये वाली वैल्यू, ठीक है, एंड देन आपके पास आ जाएगा स्क्वायर में f0, क्यूब में देन -f1/2 एंड 4 के लिए f0। तो ये होगा गॉस बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, जब आप ये ऊपर वाली वैल्यू यूज करेंगे। जब आप अपने फार्मूले के अंदर ये नीचे वाली वैल्यू यूज करेंगे, ये वाली वैल्यूज, तो ये होगा आपके पास गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए आपके पास f0 है, f0 p सिग्मा f1/2, सिग्मा f1/2, देन आपके पास था p इंटू p -1/2 फैक्टोरियल और सिग्मा स्क्वायर f0, फिर सिग्मा क्यूब आपके पास
F1 1/2 होगा एंड देन आपके पास सिग्मा 4 F0 होगा। और याद आपसे क्या कहा था कि आप इसको अपने जहन में रखें कि क्योंकि ये फॉरवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पी के लिए कह रही हूँ वेरिएशन किस तरह से आएगी। नाउ दिस इज फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में हम क्या यूज कर रहे हैं, P इंटू P माइनस 1। अगर आपको याद हो तो P की वेरिएशन आपके पास किस तरह से आती है, P माइनस 1। बिकॉज फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, इसमें ये जो फैक्टर्स हैं P माइनस 1 P+1 भी अपीयर हो रहे होते हैं। लेकिन स्टार्ट आपने किससे करना है कि अगर फॉरवर्ड है तो स्टार्ट में मेरे पास आएगा P इंटू P माइनस 1, जिसको आपने जैसे कल सिंप्लीफाई किया था, अभी भी किया हुआ है, P² माइनस P यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके पास क्या होगा, P इंटू P माइनस 1 अगला फैक्टर, और साथ में एक P+1 का फैक्टर आ जाएगा, P+1 का, यानी इसमें दोनों चल रहे होते हैं, P+1 भी P-1 भी। पहले कौन सा लिखना है, P-1 को लिखना है या P+1 को लिखना है, वो आप इससे रखना है। अगर फॉरवर्ड है तो न्यूटन फॉरवर्ड वाली फॉर्म बनेगी, P-1 आएगा, बैकवर्ड है तो P+1 पहले आएगा। तो अब देखिए ये P-1 P² माइनस 1 हो जाएगा, ये A प्लस P A माइनस P का अगर फॉर्मूला समझे तो P² माइनस 1 और साथ में P आ जाएगा, तो P को मल्टीप्लाई करेंगे तो P³ माइनस P, ये आपके पास ये टर्म आ गई और क्यूब के लिए ये आ गया। और इसी तरह हमने 4 के लिए इसको सॉल्व कर लिया। ये सबसे पहले हमने क्या किया, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला लिखा। सेकेंडली हमने क्या किया, उसको P के लिए सॉल्व किया। P के लिए सॉल्व का मतलब है कि ये मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे थे, इनको मल्टीप्लाई करके इस तरह से हमने अरेंज कर लिया, किस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट ऐसे ही किया क्यों, क्योंकि हमें नेक्स्ट में डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू P। जब आप इसे P से डिफ्रेंशिएट करेंगे F0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिग्मा F1/2, यहाँ पे बचेगा 2P माइनस 1 2P माइनस 1 1/2 एज इट इज सिग्मा स्क्वायर F0, यहाँ पे 1/6 एज इट इज 3P माइनस 1 सिग्मा क्यूब F1/2 एंड सो ऑन। आपके पास सिमिलरली यहाँ पे भी एक टर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करते थे, अब 1/h से इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करते थे। देखिए मैंने 1/h से मल्टीप्लाई किया, दिस इज माय फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव 1/h के साथ अगेन इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंशिएट कर देना है। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि अगेन आप क्या करें, 1/h से, ये 1/h है, 1/h से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कर लें, अगेन डिफरेंशिएट कर लें, तो सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। दिस इज माय फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव के कोफिशिएंट में 1/h है, 1/h से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/h इंटू 1/h 1/h² हो जाएगा और साथ में आपके पास ये पूरे के पूरी टर्म्स एज इट इज। इसको डिफरेंशिएट कर लें तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, P का डेरिवेटिव 1 है, आपके पास सिर्फ डेल्टा स्क्वायर F0 होगा एंड यहाँ पे आपके पास 6P आ जाएगा, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ P क्यूब डेल्टा क्यूब F1/2 एंड सो ऑन आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। एंड सिमिलरली आप थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज माय सेकेंड डेरिवेटिव। बैकवर्ड को भी देख लेते हैं और फिर इसका क्वेश्चन देखते हैं। बैकवर्ड के केस में हम क्या कहते हैं कि अब हम बैकवर्ड का फॉर्मूला लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने कहा था ना, बैकवर्ड का है केस, तो आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, F0 माइनस 1/2 स्क्वायर F0 क्यूब के लिए माइनस F1/2। तो सेम यहाँ पे देखिए माइनस 1/2 F0 फिर माइनस 1/2 क्यूब के साथ फिर F0 अगला, फिर आपके पास माइनस F2 के साथ आएगी F0 P। अब यहाँ पे बैकवर्ड से याद रखिए, न्यूटन बैकवर्ड में कल आपने कौन सी यूज की हुई है, P की वेरिएशन P इंटू P+1। ये कहने का मतलब ये है कि P+1 और P-1 दोनों के फैक्टर आएंगे, लेकिन हम स्टार्ट किससे करेंगे, P+1 से, और वो इससे याद रखें। ये चीजें बता रही होती है ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो बहुत ज्यादा फार्मूले हैं ना, तो आपको मतलब एक कोई ना कोई आपकी हिंट बनी रहे, सीक्वेंस बना रहे ताकि आपको फॉर्मूला भूले भी ना। 1/2 इंटू P² प्लस P, ये आपके पास आ गया। फिर नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे अगेन P-1 भी आ जाएगा। जब आप P-1 करेंगे तो P² माइनस 1 के साथ P मल्टीप्लाई होते ये सिंपलीफाइड फॉर्म बनेगी एंड देन फोर्थ डेरिवेटिव। अगेन जैसे पहले डिफरेंशिएट किया P से, इसको भी डिफरेंशिएट करें P से और 1/h से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। अगेन 1/h से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले से हमने डेरिवेटिव निकाले। अब इससे देखिए, ये फाइनाइट डिफरेंस टेबल में आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये भी आपको वहीं पे मिलेगी, ये वैल्यू भी आपको मिलेगी और ये वैल्यू भी आपको टेबल से मिलेगी। P आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे हमें पता है, हम P को इसी तरह से थ्रू आउट कैलकुलेट करते आए हैं।
एक्स टी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, और एच आपके पास क्या है, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस, इंटरवल की कोई 2 पॉइंट्स है उसी के दरमियान डिफरेंस, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, टेबल मैंने खुद बना दिया था, फॉर ऑब्टेन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब ये नोट्स पे बना रही थी तो मेरे ध्यान में क्विज वाली बात आई थी कि वहां में मुझे आपको फंक्शन दे देना चाहिए ताकि आप फंक्शन प्रैक्टिस आपकी ज्यादा हो जाए। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखिए मैंने फंक्शन भी दिया हुआ है लेकिन टेबल साथ कंस्ट्रक्ट करके दिया, ये टेबल आपको दे दिया है साथ में कंस्ट्रक्ट, ये फॉर्म बना के दे दिए। पेपर में मैंने क्या किया, मैंने कहा खुद बना लो, ये पॉइंट में दे रही हूँ आपको, आपने क्या करना है, खुद इनसे जनरेट कर लेना है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आता है। ये आया, फिर उसका फाइनाइट डिफरेंस टेबल मैंने बनाया, फाइनाइट डिफरेंस टेबल एक्स एफ ऑफ एक्स सिग्मा सिग्मा स्क्वायर सिग्मा क्यूब सिग्मा 4 आपके पास आ गया। एंड देन हमने इंटरपोलेट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस अबव टेबल के लिए जो डाटा पॉइंट्स है एट 0.5, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों मैंने फाइंड आउट करना है 0.5 पे बाय यूजिंग गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि मेरे पास बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है कहाँ, सॉरी ये पॉइंट है कहाँ पे। अब अच्छा बच्चे यहाँ पे ये मेरे पास देखिए, ये स्टार्ट वाले पॉइंट 3 निकल गए, ये एंड वाले 3 पॉइंट निकल गए। अब देखिए अरेंज रहता है, आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वली स्पेस की हम बात कर रहे हैं ना। और ये मेरे पास क्या है, सेंटर की वैल्यू है। कल आई थिंक मैंने पता नहीं आपकी क्लास में ये बात की है या नहीं की, मैं रिपीट कर देती हूँ। आप हमेशा जो भी चैप्टर कर रहे हुआ करें, लाइक आपके पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, फाइनाइट डिफरेंस या किसी और सब्जेक्ट का भी जरूरी नहीं है कि मैं आपको न्यूमेरिकल की ही बात करूँ, जो चैप्टर का नाम है उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा जहन में रखा करें। लाइक मेरे पास चैप्टर का नाम क्या है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर क्वेश्चन करवाते हुए आपको या इस क्वेश्चन की जो ऑब्जेक्टिव है, जो मुझे होगा कि ये बच्चों को आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बच्चों के पास जाना चाहिए, वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होगा, वो इंटरपोलेशन से रिलेटेड नहीं होगा कि मैं आपसे कहूँ कोई पॉइंट यहाँ से दे दूँ और मैं कहूँ कि जी अब इसको डिफरेंशिएट करें, तो मेरे जहन में हो कि अच्छा देखती हूँ उनको सुटेबल फार्मूला लगाना आता है या नहीं आता, जो हमने इंटरपोलेशन में किया नहीं, वो वहां के लिए था। यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है, सेंट्रल वैल्यू ही आपको कही है कि 0.50 पे मुझे इंटरपोलेट करके सॉरी डिफरेंशिएट करके बता दे। एक बात तो ये, दूसरी बात ये यहाँ पे आती है कि हमने जब इंटरपोलेशन का चैप्टर किया था उसके अंदर हमने कहा था कि हम उन पॉइंट्स को इंटरपोलेट करते हैं जो टेबल के अंदर मौजूद नहीं होते, ठीक है। मसलन अगर मैं 0.50 को इंटरपोलेट करती हूँ तो मुझे उसका फायदा नहीं है, इसलिए 0.5 की तो ऑलरेडी मेरे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है विच इज 0.8, तो मेरा काम यहाँ पे पूरा नहीं होता, वो तो ऑलरेडी है, तो मुझे तो खुद से उसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 0.48 और 0.50 के दरमियान में से 0.49 है, उससे मुझे फंक्शन की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे क्या होगी, दैट इज एन इशू, उसको मुझे सॉल्व करना है। तो फिर मैं क्या बनाती हूँ, एक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ ये इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब इसमें ये पॉइंट में पुट करूंगी तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा। लेकिन आप इन डाटा पॉइंट्स को नोट करें, इनका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है ना। एफ प्राइम ऑफ एक्स होना चाहिए था ना, मैं कह रही हूँ डिफरेंशिएट करें ना, मुझे नहीं पता 0.44 पे एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स तो मुझे पता है 0.83780 है, लेकिन एफ प्राइम ऑफ एक्स मुझे नहीं पता। सिमिलरली 0.46 पे भी मुझे नहीं पता एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है। तो इन डिफरेंशिएशन हम टेबल की वैल्यू और जो टेबल के अंदर वैल्यूज मौजूद नहीं होती, दोनों के लिए फंक्शन जो पॉइंट्स हैं उसके लिए जो भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो डेरिवेटिव है ना वो इन पॉइंट्स से नहीं मालूम होता, तो हम इन पॉइंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इंटरपोलेशन में हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि इंटरपोलेशन में हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और वो हमें पता होती है कि 0.81274 है, 0.82535 है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ रही है ना कि मैंने अब आपको पॉइंट ही इसलिए दिया है कि ये 0.50 पे इंटरपोलेट करें, डिफरेंशिएट करें, जस्ट बिकॉज के आपको ये फर्क बता सकूं कि आप इंटरपोलेशन के अंदर कभी भी इन पॉइंट्स पे इंटरपोलेट नहीं कर रहे होते, आप हमेशा इन पॉइंट्स के दरमियान में से कोई वैल्यू उठाते हैं, वो चाहे स्टार्ट में हो, मिड में हो, एंड में हो, लेकिन इन पॉइंट्स पे नहीं करते। डिफरेंशिएशन में हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें प्राइम ऑफ एक्स पे नहीं मालूम होता ना, तो फिर हम इन पॉइंट्स को भी कंसिडर करते हैं और इनके दरमियान में जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी कंसिडर करते हैं।
फायदा क्या होगा 0.5 को कंसिडर करने का। 0.5 जब आप ले रहे होते हैं तो इसका मतलब है दिस इज माई एक्स नॉट एंड एट द सेम टाइम दिस इज माई एक्स पी एज वेल। देखो ये वो पॉइंट है ना जिससे हम इंटरपोलेट करते हैं, हम कहते हैं दिस इज माई एक्स पी, so my x p and x naught both are same। और इसका फायदा क्या होगा, आपका p जो है वो 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, जरा सोचे एक मिनट में यहाँ पे रुके, मुझे बताएं कि मैं कह रही हूँ कि अगर x नॉट और x p सेम हो जाएंगे तो जो मेरे पास p है वो 0 होगा। तो देखिए p क्या था, x p माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x। अगर एक्स पी भी 0.5 है, एक्स नॉट भी 0.5 है, तो फिर मेरे पास दोनों का सब्ट्रैक्शन हम जब ले लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। और 0 का मुझे क्या फायदा होने वाला है, देखिए ये टर्म होगी 0, ये टर्म होगी 0। इसी तरह यहाँ पे देखते तो ये टर्म सिर्फ एक ये बचेगी, यहाँ पे भी एक से ये वाली टर्म बचेगी, और ये पी वाली सारी टर्म्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाती हैं अगर आप टेबल में से कोई वैल्यू उठाते हैं तो अब हम इसी तरह से ये होने वाला है, आपके पास आया एक्स नॉट, ये आपके पास होगा माइनस एफ 1/2, ये होगा एफ प्लस 1/2। दिस इज स्क्वायर के साथ इन सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, जो कि पी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बच जाती है। तो ये पहले आपके पास क्या था, मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, जिससे पी की टर्म्स अपीयर हो रही थी, लेकिन टेबल में से पी की वैल्यू को लेके डिफरेंशिएट करने का फायदा क्या हुआ, ये टर्म आएगी, ठीक है। और इस टर्म में से ऐसे ये +1 के साथ है, बैकवर्ड आई थिंक मैं करवा रही हूँ, फॉरवर्ड से दोस्तों ये रहा। अच्छा क्या होगा भला, ये टर्म आपके पास अपीयर होगी, ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, माइनस के साथ ये फैक्टर आएगा, +1/6 आएगा, 3p² खत्म हो जाएगा क्योंकि p 0 हो चुका है, -1/6 क्यूब के साथ ये टर्म आएगी, ये तीनों टर्म 0, सिर्फ आपके पास 1/12 फोर्थ f आपके पास आएगा। तो अब यही देखें आपके पास एग्जैक्टली यही टर्म्स आएंगी। f 1/2 की पावर जो वैल्यू है वो आप टेबल में देखें तो आपके पास ये वैल्यू है 0.1274 माइनस का, वो आप पुट कर लेंगे, स्क्वायर की वैल्यू पुट की, क्यूब की पुट की और 4 की पुट की, उनको सॉल्व किया। एच आपके पास क्या है देखिए 0.52 माइनस 0.50 इज 0.02, तो आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास -0.640 आंसर आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे विच इज -0.279। जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, पी को 0 रख के बाकी सारी वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले से भी देखें तो एफ प्राइम नॉट से पता नहीं क्यों लिखते हैं, दिस इज पी, हम फर्स्ट की नहीं कर रहे, ये मिस्टेक है, पी से करेंगे, तो ये सारा पी पे जा रहा है, मुझे नहीं पता ये गलती से गया, ठीक है। फिर मेरे पास ये पी है ये भी आपके पास, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है -0.3, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है -0.3। तो ये भी चाहे आप फॉर्मूला में से कोई भी अगर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो भी आप ये मतलब दोनों मेथड जो है अभी आपको हिसाब से करिए कंपेयर द वैल्यू ऑफ आप क्या करिए तो डेरिवेटिव को एनालिटिकल मेथड से कंपेयर करें, पहले आप करें तो उससे
मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही और ना डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आ रही है, तो फिर अगर रिकॉर्डिंग में भी इसी तरह हुआ तो फिर ये पार्ट तो समझ नहीं आएगा लेक्चर का, तकरीबन 1-2 मिनट। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल टाइम ऑफ 0.5 को फाइंड करेंगे। डबल टाइम ऑफ 0.5 को फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, दोनों रिजल्ट को कंपेयर करना है। अगर इक्वल मैच अगर इनसे मैच नहीं हो रही है, मैम बहुत अजीब सी नॉइज आ रही है। यस मैम, फिर हमें नहीं समझ आएगा लेक्चर इस तरह तो। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। हेलो मैम एक तो आवाज आपकी बहुत कम रही है, और अगर आ भी रही है ना तो उससे ज्यादा नॉइज की आवाज आ रही है, आपकी आवाज इस तरह बैकग्राउंड में आ रही है बिल्कुल। अब ठीक है। यस मैम, आप बेहतर है, कदर बेहतर है। ओके ओके, सॉरी। ठीक है। अच्छा जी, मैं कह ये रही थी कि आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करना है इस रिजल्ट से। अगर तो सेम है तो ठीक है, जैसे आपके पास 0.64 सेम थी फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ, चाहे आप फॉरवर्ड से करें या बैकवर्ड से करें, अप्रॉक्सीमेटेड और एग्जैक्ट वैल्यू सेम है। अगर आपकी डिफरेंस आएगा ना अप्रॉक्सीमेटेड और एग्जैक्ट वैल्यू में, तो एग्जैक्ट तो गलत नहीं हो सकती ना, अप्रॉक्सीमेटेड में तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो राउंड ऑफ करने की वजह से एरर होगा। तो हम उससे कह देंगे कि अगर आपकी एफ डबल प्राइम ऑफ 0.5 पर वैल्यू डिफरेंट आती है, जो कि आती है, इसके बाद एक पेज मिसिंग है वो मैं डाल देती हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली लिखना है कि एफ डबल प्राइम ऑफ पी एंड एफ डबल प्राइम ऑफ जो आपका अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन है विच इज -0.2792, और जो आपका यहाँ पे सोल्यूशन आएगा अगर इसमें डिफरेंस आता है तो दिस इज योर एग्जैक्ट सोल्यूशन, क्योंकि आपने एग्जैक्टली डेरिवेटिव निकाला हुआ है। तो आपने यही कहना है कि बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ करने की वजह से ये एरर जो है वो जनरेट हुआ है मेरे अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन के अंदर, जो कि एग्जैक्ट से थोड़ा सा डेरिवेट कर रहा है। ठीक हो गया। तो आज का जो लेक्चर है ये एंड होता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर समराइज करूँ तो आपने काम क्या किया है, इंटरपोलेशन फार्मूलाज को यूज करते हुए आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं फॉर न्यूटन डिवाइडेड, इवन लैग्रांज और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी कर सकते हैं, बट हम लिमिटेड रहे हैं विद न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले को यूज किया है, और फिर हमने सेंट्रल में स्टर्लिंग और गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड को यूज किया है। और क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि दो तरह से आ सकते हैं यहाँ पे, या तो आपको टेबल जैसे कल आया टेबल कंस्ट्रक्ट करना है एंड देन आपने उसको यूज करते हुए किसी भी पॉइंट को डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बी पार्ट उसका ये हो सकता है कि आपको साथ में कोई एक्सप्रेशन दिया जाए और कहा जाए कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करके दे दें, या फिर ये जो मैंने आज आपको करवाया कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन भी दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि अब इन रिजल्ट्स को जो आपने कंप्यूट रिजल्ट किए हैं दैट आर योर अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट, उनके साथ कंपेयर करें। तो ये पूरे का पूरा आपकी जो पेपर की न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की समरी है वो ये है कि अगर इंटरपोलेशन का चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उसके में कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली होगा। लेकिन अगर आप वहाँ लैग कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी। तो इस बेटर कि आप न्यूमेरिकल जो इंटरपोलेशन है उसको पहले देखें। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इसको वाइंड अप करूँ। एनी क्वेश्चन केवल चैट बॉक्स में लिखते हैं, बोलने का नहीं मोड तो। आई थिंक कोई भी नहीं है। चलिए मैं स्टॉप करती हूँ रिकॉर्डिंग को और